हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने लिया है फ्रिक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको करेंगे आज हम फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है इसको हिंदी में हम घर्षण बल बोलते हैं। और फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, क्या फोर्स होती है, ये क्या बल होता है, ये घर्षण घर्षण बल जिसको हम बोलते हैं। जैसे मानो कि इसको इस तरह से आप समझने की कोशिश करो। जैसे मेरे हाथ में, जैसे ये मार्करी है मेरे हाथ में, अगर इसको मैं नीचे फेंक देता हूँ तो थोड़ी दूर जाने के बाद ये मार्कर जो है वो रुक जाता है, ठीक है। या मेरे हाथ में कोई प्लास्टिक की बोतल है, वाटर बोतल है कोई भी, उसको मैं ऐसे फेंक देता हूँ सरफेस के ऊपर, तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है वहाँ पे। अब यहाँ पे आप समझो कि वो बोतल या ये मार्कर जो है ना क्यों रुका। इसके पीछे, इसके रुकने के पीछे जो फोर्स थी वो फोर्स थी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। वो घर्षण बल था जिसके कारण जो बोतल जो वो रुक गई, ठीक है। या जैसे हम भी चलते हैं ना तो हमें भी वो फोर्स जो वो अपोज करती है, ठीक है। हमारे ऊपर भी वो एक बल जो वो लगता है, एक फोर्स जो वो लगती है। और उसी के बराबर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाते हैं। तो हमें उस फ्रिक्शन को अगर तोड़ना है तो हमें उस फ्रिक्शन बल से ज़्यादा फोर्स जो है वो लगानी पड़ती है, तभी हम जो है वो चल पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो फोर्स है, ये देखो कैसे, अगर कोई वस्तु अगर वो आगे को जा रही है, इस साइड को अगर वो जा रही है, कोई वस्तु अगर इस साइड को जा रही है तो फ्रिक्शन जो है इसके अपोजिट जो है वो काम करता है। यानी कि ये वस्तु अगर राइट को जा रही है, राइट की साइड को जा रही है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो लेफ्ट साइड को लगता है। यानी कि ये फोर्स जो होती है ये अपोज करती है, ठीक है, ये अपोजिट होती है। जो वस्तु की एक मोशन होती है, गति होती है, उसको ये अपोज करती है, उसको ये रोक देती है। तो ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन का कंसेप्ट है। इसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा समझेंगे जब हम नेक्स्ट ये टॉपिक लेंगे। जैसे नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिससे फ्रिक्शन जो है वो अफेक्ट होता है ना। तो सीधा सा देखो, फर्स्ट तो है ये सरफेस। एक तो सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। अगर कोई सरफेस रफ है, खुरदरा है अगर, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, अगर रफ है तो फ्रिक्शन वहां पे क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा और वहां पे आपको ज्यादा जोर जो वो लगाना पड़ता है ना। और अगर स्मूथ होता है, अगर सरफेस जो वो स्मूथ होता है बिल्कुल, तो वहां पे जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि लेस होता है, वो कम होता है या लेस होता है वहां पे स्मूथ सरफेस के ऊपर। और वहां पे स्मूथ होने के कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन, और हमारा ग्रिप जो है वो, हमारी पकड़ उतनी ज़्यादा वो नहीं बन पाती है। जैसे यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो, जैसे रफ सरफेस है ना, जैसे कोई गाड़ी है और वो रफ सरफेस को समझ लो आपकी वो कच्चा रोड है, ठीक है। कच्चे रोड के ऊपर वो गाड़ी जा रही है तो उसको, उसकी स्पीड जो होगी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको फ्रिक्शन जो है वो उतना ज़्यादा अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन जो है वो उसको उतना ज़्यादा रोक रहा है। तो इसलिए वहाँ पे गाड़ी की स्पीड जो वो कम हो जाएगी। और ऐसे भी गाड़ी अगर जा रही होगी उतराई में, अगर उतराई में भी अगर गाड़ी है, ठीक है, अगर उतराई में भी गाड़ी है और वो न्यूट्रल भी जा रही है, तो वो कुछ देर के बाद रफ सरफेस के कारण वो रुक सकती है। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस होगा, पक्का रोड होगा, तो वो गाड़ी नहीं रुकेगी, ठीक है। वो इजी जो है वो नहीं रुक सकती है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो हाई फ्रिक्शन जो है वो रफ सरफेस के ऊपर होगा और लो फ्रिक्शन जो होगा वो स्मूथ सरफेस के ऊपर होता है। सेकंड केस में अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास सरफेस ऐसा है, एक सरफेस हमारे ऐसा हॉरिजॉन्टली है और एक इंक्लाइन है, डिक्लाइंड है या इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा। कोई वस्तु ऐसे आगे को जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा,
ठीक है, कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा यहाँ पे फ्रिक्शन। और अगर रोलिंग जो इस तरह से डिक्लाइंड सरफेस है, अगर इस तरह से है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। और यहाँ से कोई चीज़ जो है वो आसानी से, अगर आप यहाँ से रखते हैं तो आसानी से वो नीचे को चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेस फ्रिक्शन जो है वो होगा। तो ये फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, कि कहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और कहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। उसके बाद है देखो नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन जो है वो इविल बोला है। देखो इविल मतलब ये बीमारी है एक। फ्रिक्शन जो है वो इविल कैसे है, देखो सबसे पहले ये समझो कि इविल कैसे है, ये बीमारी कैसे है। देखो फ्रिक्शन की वजह से एक तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, जैसे हम हाथों को ऐसे ऐसे रब करते हैं तो हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है इससे। और सेकंड में क्या होता है कि जो हमारे शूज़ होते हैं, है ना, जो हमारे शूज़ होते हैं वो घिस जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसको जब हम शूज़ को ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं तो एक टाइम के बाद वो घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या जो है फ्रिक्शन की वजह से होती है। उसके बाद आपको पता है जो मशीन्स होती हैं, मशीन के जो पुर्जे होते हैं वो भी बार बार क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जब रोल करते हैं वो इस तरह से, तो वो भी क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक नुकसान जो है वो हो जाता है ना। तो इस तरह से जैसे टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर आपको पता है कि वो कुछ टाइम के बाद वो घिस जाते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, तो हमें वो चेंज करने पड़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फ्रिक्शन से, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, इविल्स है, ये बीमारी है ये। लेकिन यहाँ पे बोला है नेसेसरी है। नेसेसरी का मतलब जरूरी है ये, है ना। ये जो फ्रिक्शन है ये जरूरी बीमारी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ पे देखो, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, ये भी मैं फ्रिक्शन की वजह से लिख रहा हूँ। अगर इस मार्कर को मैंने पकड़ा हुआ है तो मैंने भी इसको फ्रिक्शन की वजह से ही पकड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे उंगलियों में भी इतना स्मूथनेस नहीं है, रफ सरफेस है ये भी, है ना। अगर इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो मेरे जो उंगलियां हैं या ये भी रफ सरफेस है, इसके ऊपर हल्के हल्के रिजिज, हल्की हल्की जो लाइनें हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है मेरे हाथों में है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, कब नहीं होगा, जैसे मेरे हाथ में मैंने ऑयल लगा लिया है, ठीक है, तेल लगा है मेरे हाथों में, तो मैं मार्कर को नहीं पकड़ पाऊंगा। एक बात ये। सेकंड की मैं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। इसको आप कैसे देख सकते हैं, कागज के ऊपर जब आप लिखते हैं तो वहां फ्रिक्शन होता है। अगर कागज को आप ऑयल लगा देंगे, ठीक है, कागज के ऊपर आप ऑयल लगा देंगे और फिर आप हाथ से उसको लिखने लगेंगे तो वहां नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, वहां पे वो रिजिज नहीं होंगे जो कि स्याही को पकड़ेंगे या वो लिखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखो अब फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो आप चल भी नहीं पाएंगे, आप वॉक भी नहीं कर पाएंगे। फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं। वैसे जैसे मैंने बताया ना कि स्मूथ सरफेस होगा, जैसे मानो कि आपकी टाइल्स होती हैं घर में, अगर वहाँ पे तेल पड़ा होगा, है ना, या पानी पड़ा होता है, तो वहाँ पे हम इजीली क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, गिर सकते हैं। अगर ऑयल वहाँ पे पड़ा होगा, पानी वहाँ पे पड़ा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे कम होगा और उसकी वजह से हम चल भी नहीं पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है वो नेसेसरी इविल हम इसलिए इसको बोलते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये समस्या जो है वो हमारे साथ जो है वो हो सकते हैं। जैसे आप कैरम बोर्ड भी खेलते होंगे आप, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो स्ट्राइकर आप लेते हैं ना, उसमें अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वो रिबाउंड जो वो नहीं कर पाता है ना, वो वापस मुड़ के नहीं आ पाता, वो स्मूथ आप उसको नहीं खेल सकते हैं। तो उसको स्मूथ करने के लिए फिर हम उसमें पाउडर जो होता है इसका ना, उसका यूज़ करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो है तो इविल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इविल है, ठीक है। आप लिख भी तब सकते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर जब फ्रिक्शन होगा, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो, इंक्रीज करना हो हमने फ्रिक्शन को, इंक्रीज फ्रिक्शन कब होगा, मैंने बताया आपको कि जब सरफेस को हम जितना ज़्यादा रफ करेंगे तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा जो वो बढ़ जाएगा। जब आप सरफेस को रफ करेंगे, जैसे आप शूज़ की बात आ गई, शूज़ में ग्रूव होते हैं, है ना, ग्रूव होते हैं नीचे को अगर आप देखते हैं तो इस तरह से ग्रूव होते हैं, तो वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ग्रिप जो है हमारा अच्छा बनता है। या कई जो एथलीट होते हैं जो रनिंग करते हैं, उनके अपने शूज़ देखा होगा कि नीचे उनके क्या लगे होते हैं, इस तरह से स्पाइक्स जो वो लगे होते हैं, ऐसे कांटे कांटे से लगे होते हैं। तो वो भी, ये भी क्या करते हैं, ये भी सरफेस को रफ बनाते हैं और इससे भी ग्रिप जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वैसे आपने टायर देखे होंगे, टायर में भी ऐसे ग्रूव्स जो हैं वो बने होते हैं, बीच बीच में ग्रूव बने होते हैं, जिसके कारण पकड़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है ना। तो इससे, इस तरह से हम सरफेस को जितना रफ करेंगे फ्रिक्शन उतना ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा और उतनी ज़्यादा ग्रिपिंग जो है हमारी हो सकती है। और दूसरा यहाँ पे डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन डिक्रीज कब होगा, जब स्मूथ सरफेस होगा। जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसमें आप डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस करेंगे उसके है ना, ऑयल का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो अगर इस तरह से हम यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। स्लिपरी, जैसे कीचड़ होता है ना, कीचड़ होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है और उसके कारण हम स्लिप जो है वो कर जाते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि सरफेस वहाँ पे रफ होने की बजाय स्मूथ होता है। तो इस तरह से हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो, रोलिंग फ्रिक्शन होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। देखो, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यहां पे आप समझो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तीन फ्रिक्शन एक साथ में आपको समझाता हूं। एक साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टैटिक फ्रिक्शन समझो, स्टैटिक फ्रिक्शन सिंपल है, जब कोई वस्तु रेस्ट पे है उसको आपने किस में लाना है, मोशन में लाना है, तो वहां पे चलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वहां चलेगा जब कोई वस्तु, जैसे ये डस्टर है ना, ये डस्टर है, अगर इसको मैं यहाँ पे, ये बिल्कुल खड़ा है, ठीक है, इसको मैं अब, ये स्टैटिक में है, इसको मैंने मोशन में लाना है, तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद अब जब ये मोशन में आ गया तो इसको मैंने मोशन में ही रखना है। ठीक है, अब जो मोशन में आ गई चीज, उसको और मोशन में, उसी मोशन में वो रहे, अगर वस्तु उसी मोशन में अगर मैंने रखना है उसको, तो वहां पे लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु रेस्ट में है ना, तो उसको मोशन में जब हमने लाना है तो वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का मेजर। ठीक है, उससे हम स्टैटिक फ्रिक्शन को मेजर कर सकते हैं। फिर उसी वस्तु को जब हमने मोशन में ही रखना है, मतलब कोई वस्तु जो है ना वो मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही है, तो उसको हमने उसी स्पीड में रखना है, तो वो एक मेजर होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, कि उसको हमने उसी मोशन में जो है वो रखना है। जैसे कोई टायर है, अगर हम टायर को धक्का मार रहे हैं ना, तो उसको अगर हमने उसी मोशन में रखना है टायर को, है ना, तो टायर को हमें लगातार क्या करना पड़ेगा, धक्का देते रहना पड़ेगा। तो वो एक मेजर किसका है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। और जो लास्ट है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये बिल्कुल अलग है। रोलिंग फ्रिक्शन में देखो, जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये, जैसे मेरे पास है मार्कर रखे हुए हैं मैंने, और इसको डस्टर के ऊपर, डस्टर मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने इसको, जैसे मैं धक्का दे रहा हूँ हल्का सा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन को देखो आप कैसे, रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना वो बाय द यूज़ ऑफ व्हील, है ना, व्हील या वेयरिंग जो होते हैं ना, वेयरिंग जो होते हैं यूज़ करते हैं हम, फैंस में यूज़ करते हैं, या
बाइसिकल में यूज़ करते हैं, साइकिल्स में भी हम यूज़ करते हैं। साइकिल का जो टायर होता है ना, उसके अंदर हम ये बेरिंग जो है वो यूज़ कर लेते हैं ना। तो वो क्या करता है, वो एक रोलिंग फ्रिक्शन कॉज कर देता है। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि वो पहिया जो है वो फास्ट जो है घूमने लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इन तीन फ्रिक्शन को देखें, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्योंकि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो उसको आपने मोशन में लाना है, तो उसमें आपको ज़्यादा जोर जो वो लगाना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि कोई बड़ी हैवी चीज़ है, कोई घर में, आपके घर में अलमीरा ही है, बहुत बहुत भारी है, तो उसको अगर आपने धक्का देना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। इसके कंपैरिजन में अगर वो अलमारी क्या है कि वो हल्की सी मोशन में है, हल्की सी अगर वो मोशन में या धक्के में अगर वो थोड़ी सी अपनी जगह से खिसक गई है, तो उसको आगे खिसकाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और तीसरा तो बिल्कुल आसान है रोलिंग फ्रिक्शन, जब आप उस में अगर आपने क्या लगा दिए हैं, व्हील लगा दिए हैं ना, पहिए लगा दिए हैं, अगर आपने व्हील ही लगा दिए हैं, टायर लगा दिए हैं उसमें, तो उसको तो आप बिल्कुल आसानी से जो है वो आगे को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन जो फ्रिक्शन है, इस तरह से आप उसको डिफ्रेंशिएट जो है वो कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा, और सबसे कम फ्रिक्शन जो होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन जो वो होगा। तो ये 3 टाइप्स के फ्रिक्शन जो वो होते हैं। और लास्ट में जो है मेरे पास है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे अभी हमने एयर के केस में पढ़ा फ्रिक्शन, कि एयर जो है उसमें हल्का सा फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन जो है वो जो सरफेस, मैंने आपको बताया, सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो शेप होती है किसी ऑब्जेक्ट की उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। जैसे शेप में, एरोप्लेन की शेप किस तरह से होती है, आगे को बिल्कुल नुकीली होती है वो शेप, तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो बड़ा कम जो है वो लगता है ना। लेकिन फ्लूइड के केस में देखो, फ्लूइड में किस में, गैसेस में और लिक्विड में, है ना। गैसेस और जो लिक्विड होता है ना, उसको हम फ्लूइड बोल देते हैं, है ना, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, गैस और जो लिक्विड होता है। तो गैस और लिक्विड के केस में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्रैग। तो फ्लूइड के केस में भी फ्रिक्शन जो है वो होता है। तो गैस और लिक्विड यानी कि जो फ्लूइड होता है ना, उसका जो फ्रिक्शन होता है गैस और लिक्विड का, जिसको मैंने फ्लूइड बोला ना, तो फ्लूइड में भी जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ड्रैग, उसको हम ड्रैग जो वो बोलते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है ना, दैट डिपेंड अपॉन द शेप, है ना, शेप के ऊपर भी वो डिपेंड जो वो करता है यहाँ पे फ्रिक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा जो एरोप्लेन का जो शेप होती है वो आगे को बिल्कुल नुकीली होती है ना। जैसे फिश का भी देखा होगा आपने, उसका जो माउथ होता है वो भी आगे से नुकीला होता है। तो इसका बेसिक देखो क्या कारण होता है कि जब आगे से नुकीली अगर वो सरफेस होगा, बिल्कुल पतला सरफेस होगा, तो यहाँ पे जो अपोजिट फोर्स होगी, जो ड्रैग होगा, अपोजिट फोर्स जो होगी वो भी कम लगेगी, ठीक है। इसके कारण उसकी स्पीड जो वो ज़्यादा रहेगी एज कंपेरिजन टू अगर उसकी शेप ऐसे होगी। अगर ऐसे होगी तो ऐसे जब वो आगे को जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा लगेगा, तो इसकी जो फोर्स होगी वो इतनी ज़्यादा जो वो नहीं बन पाएगी। तो इसी कारण जो एरोप्लेन होता है और जो फिश होती है ना, उसका जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, एक्सट्रीम लाइन जो है उनकी बॉडी होती है, ताकि वो फ्रिक्शन को कम से कम जो है वो अपोज करें, और फ्रिक्शन कम से कम होगा तो उनकी स्पीड जो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। तो ये आपको ज़रूर जो है वो समझ आ गया होगा फ्रिक्शन के बारे में, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है ये। जब आप इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।